उन्होंने पाया कि स्नो क्लाउड फॉक्स का वास्तविक शारीरिक शरीर था, न कि किसी आध्यात्मिक अवतार का। अन्यथा इतनी मामूली रहस्यमय ट्रैक फॉर्मेशन उसे रोकने में सक्षम नहीं होती। यद्यपि छोटा फॉक्स अंततः कोई आध्यात्मिक अवतार नहीं था, जायान फिर भी इसमें गहरी जिज्ञासा महसूस कर रहे थे। वह निश्चित थे कि इस शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का इस सामान्य प्राणी के राक्षसी प्राणी में बदलने से गहरा संबंध है। पूरा रहस्य जानने का निर्णय लेते हुए उन्होंने फॉक्स को क्यू कंडेंसिंग अनुयायियों से बच जाने दिया और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे ताकि फॉक्स के रहस्यों की जांच कर सकें। जब फॉक्स चट्टान के सामने पहुंचा तो यह सफेद प्रकाश की एक गेंद बन गया और बिना हिचकिचाहट के जमीन में धुंधला गया। परिणामस्वरूप जायान ने जैद राजदन से पृथ्वी तत्व के उपकरण की आत्मा को बुलाया और भेड़िए से मार्ग खोलने को कहा। अन्यथा यदि वह फ्लाइंग स्वॉर्ड का उपयोग करते तो फॉक्स डरकर भाग जाता। पर्वत स्पष्ट रूप से विशाल था। जायान ने सफेद फॉक्स का पीछा लगभग 1 किलोमीटर तक किया, जब तक कि यह रुक नहीं गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी पत्थर के कमरे के भीतर था। जायान प्रसन्न हुए और जल्दी से पीले भेड़िए को मार्ग बनाने का आदेश दिया। इसी समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की शक्ति बढ़ाई और कमरे के भीतर की जांच शुरू की। परंतु जैसे ही उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कमरे के करीब पहुंची, एक अजीब शक्ति द्वारा इसे रोक दिया गया और वह आगे बढ़ नहीं सकी। अरे! जायान ने आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। उनकी गति रुक गई और वे अचानक सतर्क हो गए। उस समय उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर स्थिर और भारी हो गया, मानो माउंट ताई का भार उनके ऊपर है। तभी उन्होंने एक उबाऊ आवाज सुनी, जब मेहमान आ गए हैं तो जरूरत नहीं कि बहुत सतर्क रहें। क्या तुम ये कह रहे हो कि इस बुजुर्ग को प्रवेश के लिए बुलाने का इंतजार कर रहे हो? आओ, इतनी सतर्क होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ये कह रहे हो कि इस बुजुर्ग के आमंत्रण का इंतजार कर रहे हो? जैसे ही यह कहा गया, चारों ओर अनगिनत पीली रोशनी प्रकट होने लगी और एक विशाल शक्ति ने उसे आगे की ओर धकेल दिया। जायान केवल एक तेज रोशनी की झलक ही देख पाए और अगले ही क्षण उन्होंने खुद को पत्थर के कमरे के भीतर पाया। वह काफी चौकन्ने हो गए और तुरंत जैद राजदन को हिलाते हुए अपने चारों ओर लाल पीली प्रकाश की बाधा बना ली। साथ ही उन्होंने मुंह खोला और बाहर की ओर दौड़ती 12 नील किरणें थूक दी, जो तेजी से उनकी सुरक्षा अवरोध के चारों ओर घूमने लगीं। इसी के बाद ही जायान ने पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगे। काली पोशाक में युवा महिला। काफी प्रयास किए बिना जायान ने आवाज के मालिक को देख लिया। लगभग 40 मीटर आगे एक पत्थर के मंच पर पारंपरिक मुद्रा में बैठी एक युवा महिला थी, जो काले वस्त्र पहने हुए थी। महिला की शारीरिक आकृति अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका रंग मरण सदृश पीला था और उसकी चमकदार आंखें जगमगाती रोशनी के साथ चमक रही थीं। जायान को देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी एक बांह गायब थी। जायान कुछ कहने से पहले ही युवा महिला ने उनका जादुई उपकरण निकालते देख आश्चर्य व्यक्त किया। युवा महिला मुस्कुराई और उसकी चमकदार आंखें चमक उठी। तो ऐसा निकला कि आपका प्रतिष्ठित स्वभाव केवल क्यू कंडेंसिंग जूनियर नहीं, बल्कि कोर फॉर्मेशन साधक है। आपकी क्यू रिस्ट्रेंट तकनीक वास्तव में प्रभावशाली है। इधर तक कि आपने मुझे थोड़े समय के लिए भ्रमित कर दिया। जैसे ही वह बैठी, स्नो क्लाउड फॉक्स आराम से उसके घुटनों पर बैठा हुआ था और जिज्ञासु दृष्टि से जायान का निरीक्षण कर रहा था। जायान ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के साथ उसका सर्वेक्षण किया और उसके हृदय में हलचल हुई, तो यह वरिष्ठ का छिपा हुआ साधना क्षेत्र था। वास्तव में मेरी आदाब में कमी है। महिला स्पष्ट रूप से खुलकर बैठी हुई थी और उन्होंने जायान की आध्यात्मिक दृष्टि को सहज रूप से पार करने दिया। जायान को उसकी ऊर्जा प्रवाह में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। उसके क्षमताओं और स्वर से यह संकेत मिलता था कि उसकी साधना वास्तव में बहुत उच्च स्तर की थी, न कि कोई साधना छुपाने वाला उपकरण इस्तेमाल किया गया हो। जायान अत्यंत सतर्क हो गए। जायान ने परिस्थितियों का सामना कैसे करें, इस पर विचार कर रहे थे कि महिला ने अपना निर्दोष पीला हाथ उठाया और स्नो क्लाउड फॉक्स को धीरे धीरे सहलाया। उन्होंने आलस से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी उम्र बहुत कम है, फिर भी आप पहले ही लेट कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंच गए हैं। ये वास्तव में असाधारण है। जायान ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, वरिष्ठ मुझे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। जूनियर केवल भाग्य से इस चरण तक पहुंच पाया। क्या मैं वरिष्ठ का प्रतिष्ठित नाम जान सकता हूं? युवा महिला ने आह भरी और कहा, मेरा नाम कोई विशेष नहीं है। यदि मैं बताऊं तो आप इसे नहीं जान पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पीढ़ी के नवसृष्टा साधक भी इसे नहीं जान पाएंगे। जायान ने ये सुनकर अपने मुंह में कड़वाहट का स्वाद महसूस किया। क्या ये युवा महिला कोई वृद्ध विचित्र व्यक्ति है जो साधना में अकेला रहा है? हालांकि जायान का हृदय ठंडा हुआ, उन्होंने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिया। आखिरकार उनके पास अब कई गुप्त तकनीकें थीं, विशेषकर हाल ही में सीखी गई ब्लड शैडो एवेशन तकनीक। इसके कारण जायान को नवसृष्टा साधकों से डर नहीं लगता था। जाहिर है, लड़ाई में वे किसी का सामना नहीं कर सकते थे, पर उन्हें भरोसा था कि वे बच सकते हैं। हालांकि बड़ी मात्रा में रक्तसार जलाने के बाद परिणामस्वरूप उन्हें कई वर्षों तक पृथक साधना करनी पड़ सकती थी।
इसके बावजूद जायान को यह नहीं पता था कि यह रहस्यमयी पात्र 3 संप्रदायों के नीचे क्यों छिपा हुआ था। क्या ये कोई योजना थी या वह स्वयं की तरह केवल घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान में साधना करना चाहती थी? जायान ने अपने दृष्टि से पत्थर के कमरे का सर्वेक्षण किया और चकित होकर देखा कि यह कमरे के भीतर पूरी तरह सील था, कोई दरवाजा या मार्ग नहीं था। इसके अलावा उस प्लेटफॉर्म के अलावा जिस पर महिला बैठी थी कोई फर्नीचर नहीं था। कमरे की खालीपन ने अत्यधिक बर्फीला प्रभाव दिया। जायान ने यह भी देखा कि कमरे की दीवारें बेहद खुरदरी थीं, सामान्य तलवार के कट के साफ सुथरे निशानों के विपरीत। ये असमान सतहें मानो किसी विशाल कुल्हाड़ी के बेतरतीब स्विंग से बनी हों। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उनके आंखों में एक अजीब भाव झलक गया। मानो उनके भ्रम को भांपते हुए महिला अचानक मुस्कुराए और कहा, चून की साथी दाववादी भ्रमित हैं, क्यों न आप पत्थर की दीवार को छूकर अपने संदेह दूर करें। जायान ने ये सुनकर दिल में उत्सुकता महसूस की। हाल ही में उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी असामान्यता को नहीं देखा। दीवार सामान्य पत्थर जैसी ही प्रतीत हो रही थी। चून की वरिष्ठ ने यह सुझाव दिया, मैं खुद को रोक नहीं हूँगा। उन्होंने धीरे धीरे अपना बायां हाथ दीवार की ओर बढ़ाया। सावधानी बरतते हुए जायान ने आध्यात्मिक दृष्टि से महिला पर ध्यान रखा, डरते हुए कि वह लालच में हमला कर सकती है। हालांकि उसने कोई दुर्भावना नहीं दिखाई, लेकिन जायान वर्षों की कठिनाई से सतर्क और सावधान बन चुके थे। जैसे ही जायान ने दीवार को छुआ, उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और उसकी नोक से एक नील किरण तलवार की रोशनी उत्पन्न की। जायान ने अपनी उंगली को दीवार में गड़ाया और आश्चर्यचकित होकर पाया कि दीवार ने पूरी तरह हमला रोक दिया। केवल एक क्रैकल की आवाज हुई जब प्रकाश दीवार से टकराया। जायान स्तब्ध रह गए, परंतु उनके मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई और 1 फुट लंबी तलवार रोशनी से दीवार पर प्रहार किया। परिणामस्वरूप दीवार पूरी तरह अछूती रही, बिना किसी खरोंच के। जायान मौन रहे और उनके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति झलकती रही। उन्होंने अपनी एक फ्लाइंग तलवार की ओर इशारा किया और इसे नीली रोशनी में दीवार पर प्रहार करने दिया। बाद में ये स्पष्ट घंटी की ध्वनि के साथ वापस लौटा। इस प्रहार ने लगभग 1 इंच गहरी कट बनाई, लेकिन दीवार धीरे धीरे अपने आप चिकनी हो गई। थोड़ी देर में कट पूरी तरह गायब हो गई। जायान चकित होकर सांस लेने लगे और अपनी नजर महिला की ओर घुमाई, पूछते हुए, यह क्या है? ये कैसे स्वयं को पुनर्स्थापित कर सकता है? क्या वरिष्ठ ने इसे किसी जादू या प्रतिबंध के प्रभाव में रखा है? महिला ने बेपरवाह होकर कहा, जादू, प्रतिबंध? आप मुझे बहुत ऊंचा आंकते हैं। ये केवल लेपिस पत्थर है, जिसे स्पिरिट एब्जॉर्बिंग स्टोन भी कहा जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ उपकरण परिष्करण सामग्री है। ये जादुई तकनीक और उपकरणों की आध्यात्मिक शक्ति को सहन नहीं करता और केवल महान शक्ति से ही इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जायान ने हल्का भौहें चढ़ाए और दीवार की ओर देखा। धीरे धीरे उन्होंने कहा, लेपिस पत्थर? ये जूनियर काफी अकुशल और अज्ञानी है। मैंने ऐसी सामग्री पहले कभी नहीं सुनी। महिला ने सहजता से समझाया, हे, ये स्वाभाविक है कि साथी दाववादी ने इस सामग्री के बारे में नहीं सुना। ये सामग्री प्राचीन काल में भी अत्यंत दुर्लभ थी और वर्तमान में इसे जानने वाले बहुत कम हैं। जायान ये सुनकर चकित रह गए। जैसे ही उन्होंने कुछ और कहने का सोचा, महिला ने मीठी मुस्कान के साथ उन्हें रोकते हुए कहा, हालांकि साथी दाववादी की साधना झूठी नवसृष्टा चरण के करीब है, आपकी योग्यता औसत प्रतीत होती है। नहीं, ये कहना बेहतर होगा कि यह कमजोर है। ऐसा लगता है कि आप भाग्यशाली घटनाओं के माध्यम से इस चरण तक पहुंच पाए हैं। अन्यथा आपकी पूरी कोशिश केवल फाउंडेशन स्थापना चरण तक ही पहुंचती। मुझसे मिलना भी एक किस्म की नियति कही जा सकती है। यदि आपको यह विचार अप्रिय न लगे, तो इस बुजुर्ग के पास एक खजाना है जिसे मैं आपको उधार दे सकती हूँ। जैसे ही जायान ने यह सुना, उनके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति उभरी, जूनियर को खजाना उधार देना। जैसे ही जायान ने इसे सुना, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा और उन्होंने कहा, इस जूनियर को खजाना उधार देने की बात? मानो महिला ने उनके संदेह को भांप लिया हो। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल, इसके कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यह वस्तु केवल उधार दी जाएगी, तुम्हें इसे लौटाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि खजाना लेने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना पड़ेगा, इसे उसका भुगतान समझो। महिला ने थोड़ी देर अपनी चादरों में हाथ फिराया और एक जैड का डिब्बा निकाला। यह जैड का डिब्बा गहरा काला था और मुट्ठी के आकार का ही था। इसका बाहरी हिस्सा बेहद खुरदरा और सख्त था, लेकिन काले रंग के भीतर हल्का पीला झलक रहा था, जिससे ये प्राचीन प्रतीत होता था। जायान ने पहले महिला के चेहरे की ओर देखा और फिर ध्यान वापस काले डिब्बे पर लगाया। वह चुप रहे, उनके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए विचार का भाव झलकता रहा। अंततः गंभीर स्वर में उन्होंने पूछा, क्या वरिष्ठ पहले ये बता सकते हैं कि इस डिब्बे में क्या है, इससे पहले कि जूनियर निर्णय ले? जायान की झिझक देख महिला ने थोड़ी अधीरता दिखाई और भौं उठाते हुए काले डिब्बे की ओर इशारा किया, तुम निश्चित रूप से जानते हो कि स्पिरिट वेल क्या होता है।
ये डिब्बा उच्चतम श्रेणी का स्पिरिट वेल स्टोन रखता है, जिसे जेड स्पिरिट वेल कहते हैं। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम तुम्हें झूठी नवसृष्टा चरण में और अधिक स्थिरता पाने में मदद करेगी। ये तुम्हें नवसृष्टा आत्मा को संकुचित करने में भी आसानी देगा। ये खजाना कई वर्षों से मेरे पास है। यदि मेरी वर्तमान साधना और मेरी क्षमता इसे उपयोग करने में सक्षम होती तो मैं इसे तुम्हें उधार नहीं देती। ये कहते हुए उसने थोड़े विराम के साथ काले जेड डिब्बे को सहलाया। जेड स्पिरिट वेल। जायान का चेहरा कई बार बदल गया। इससे वह झूठी नवसृष्टा चरण तक पहुंचने का समय 2/3 घटा सकता था। उसने पूरी तरह से अपने पहले कहे हुए नाक शब्द निगल लिए। थोड़ी झिझक के बाद जायान ने आह भरी और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ चाहता है कि जूनियर क्या करे? यदि वर्तमान साधना में आप कोई कार्य नहीं कर सकते तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? महिला ने देखा कि जायान सहमत होने को तैयार हैं, तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। शांति से, मैं तुमसे किसी को मारने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं केवल तुम्हें कुछ काम सौंप रही हूं। मेरी साधना भले ही महान हो, लेकिन मैं किसी कारणवश इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं केवल तुम्हें एक पत्र पहुंचाने को कह रही हूं। आप केवल ये चाहती हैं कि मैं एक पत्र पहुंचाऊं। ये पूरी तरह से उनकी अपेक्षा से बाहर था। बिल्कुल। क्या तुम्हें वास्तव में विश्वास था कि मैं तुमसे किसी को मारने के लिए कहूंगी? काले वस्त्र वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें अत्यधिक आकर्षण झलक रहा था। जायान ने ये सुनकर हल्का लालिमा अनुभव की। यदि केवल एक पत्र पहुंचाना है तो जूनियर इसे स्वीकार करने को तैयार है। ये स्वाभाविक था, क्योंकि इतना मामूली कार्य करना पुरस्कार के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी। महिला काफी प्रसन्न प्रतीत हुई और बिना और कुछ कहे अपने हाथ उठाए। डिब्बा हरे प्रकाश में लिपटा और सहज रूप से जायान की ओर उड़ा। जायान ने काले डिब्बे को लिया और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसका निरीक्षण किया। डिब्बे में ऊर्जा वास्तव में प्रचुर मात्रा में थी, मानो इसमें वास्तव में जेड स्पिरिट वेल हो। जायान की सतर्क प्रकृति को देखते हुए उन्होंने स्वयं ये देखने का निर्णय लिया कि डिब्बे के भीतर वास्तव में क्या था। नीली रोशनी की एक चमक के साथ डिब्बा स्वयं खुल गया और अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की सघन सफेद धुंध कमरे में फैल गई। जायान का हृदय उत्तेजित हो गया और उन्होंने शक के साथ डिब्बे के अंदर देखा। उन्हें केवल एक नाजुक सफेद प्रकाश दिखाई दिया, जो कुछ इंच लंबी चमकदार सफेद जेड की पथरी से निकल रहा था। जायान चकित रह गए, लेकिन पत्थर की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर पारदर्शी पत्थर में अंगूठे के आकार का एक छोटा बेल था, जो लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे ये जीवित हो। महिला ने जायान के आश्चर्य को देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? यह जेड स्पिरिट वेल जल्दी ही एक खजाने की अवतार को पोषित कर चुका है। आम स्पिरिट वेल स्टोन्स इसकी तुलना में नगण्य हैं। यदि तुम इसके साथ साधना करोगे तो कम प्रयास में अधिक परिणाम पाओगे। जायान ने डिब्बे के भीतर जेड स्पिरिट वेल को एक बार और देखा, फिर उसे बंद किया और शांत स्वर में सिर उठाया। सही है। इस वस्तु के साथ जूनियर को झूठी नवसृष्टा चरण तक पहुंचने में केवल दर्जन भर वर्ष लगेंगे, न कि कई दशकों। इस समय जायान ने अंततः समझ लिया कि जेड क्लाउड फॉक्स जेड स्पिरिट वेल की ऊर्जा से प्रभावित था। यही कारण था कि इसमें इतनी हल्की और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इसके दैत्य में परिवर्तित होने का संबंध भी संभवतः इस स्पिरिट वेल से था। जायान की शांति देखकर महिला थोड़ी हैरान हुई और उन्होंने एक बार फिर उनकी ओर देखा। अपने माथे से ढीले बाल हटाते हुए महिला ने सहज स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि मैंने यह वस्तु तुम्हें दे दी है, मैं तुम्हें जेड स्लिप भी सौंप रही हूँ। इसके अलावा मंच पर जहां मैं बैठी हूँ उसके नीचे एक और जेड डिब्बा है। उस पर लगे ताबीज को हटाओ और मुझे सौंपो। उस डिब्बे में एक प्रतीक है जिसे मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ। आप चाहती हैं कि जूनियर इसे आपके लिए ले जाए? जायान ने संदेह व्यक्त किया और सतर्क हो गए। अब भी डर रहे हो कि यह बूढ़ी महिला तुम्हें हानि पहुंचाएगी? यदि मैं स्वयं इसे ले सकती तो क्या मैं तुम्हें इसे करने के लिए कहती? महिला ने दुखी मुस्कान के साथ कहा और अपने लंबे वस्त्र उठाए। जायान के चेहरे पर बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने महिला के पैरों को देखा। वे लकड़ी जैसी सिकुड़ी हुई थीं और आपस में क्रॉस थीं। त्वचा के अलावा किसी मांस का अंश नहीं था, जिससे उनका स्वरूप भयावह लग रहा था। और अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पैरों में कई चांदी की चमकती हुई श्रृंखलाएं थीं, जो पत्थर के मंच में गहराई से फंसी थीं। जायान ने होठ चाटते हुए महिला की ओर देखा। यद्यपि उनका चेहरा पूरी तरह आश्चर्यचकित था, उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि महिला स्वयं व्याख्या करेगी। महिला का चेहरा बर्फीला हो गया और उन्होंने अपने वस्त्र नीचे रख दिए। वह गंभीर स्वर में बोली, मैं इस पत्थर के पर्वत में लेपिस पत्थर के लिए हूँ। मेरे पास इसका एक कमरा था और फिर मैंने अपने पैरों को रोकने और स्वयं को बंद करने के लिए 2 स्वर्गीय अग्नि श्रृंखलाओं का उपयोग किया। आपने स्वयं को कैद कर लिया। जायान पूरी तरह भ्रमित थे। बिल्कुल, मेरी साधना कला अंडरवर्ल्डली स्लॉटर आर्ट्स है। ये कला अत्यंत तेज और शक्तिशाली है, लेकिन इसका एक घातक दोष है। इसे पूरी करने के बाद साधक आसानी से मानव स्वभाव खो देता है और रक्तपिपासु बन जाता है।
उस समय मैं इस तकनीक के साथ एक नियति भेंट में आया और दूसरों की सलाह के बावजूद इसे साधना करने का निर्णय लिया। मुझे अपनी असाधारण शक्तिशाली आध्यात्मिक दृष्टि पर पूर्ण विश्वास था। जब मैंने लगातार इसे साधा और नवसृष्टा आत्मा चरण में प्रवेश किया, तो मैं अपनी हत्या करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया और उस समय के साधना जगत में एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया, जिससे कई दुश्मन बन गए। अंततः मेरी टकराहट कई नवसृष्टा साधकों के साथ हुई और मेरी बांह क्षतिग्रस्त हो गई। महिला ने अपनी खाली बांह को देखते हुए निरपेक्षता से सिर हिलाया। इस चोट के बाद मैंने गहराई से सोचा, यदि मेरे पास स्वयं को नियंत्रित करने का कोई उपाय न होता तो मैं जल्दी या बाद में मर जाती। इसलिए मैंने अपनी इच्छाशक्ति को दृढ़ किया और अपने प्रिय मित्रों से कहा कि वे दैवीय स्वर्गीय अग्नि श्रृंखलाओं और लेपिस पत्थर के कमरे को तैयार करें ताकि मुझे कैद किया जा सके। डर था कि मैं अकेलेपन को सहन नहीं कर पाऊंगी या अचानक पछतावा करूंगी। मैंने चाबियां अपने सबसे अच्छे मित्र को दे दी। उन्होंने वादा किया कि वे कभी कभी आएंगे ये देखने कि मैं ठीक हूं या नहीं, ताकि मुझे मुक्त कर सकें। ये कहने के बाद महिला का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि केवल कुछ बार आने के बाद मेरा प्रिय मित्र अचानक बिना किसी शब्द के गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वे असहनीय हो गए या कुछ अप्रत्याशित हुआ। इस प्रकार मैं अब तक यहाँ कैद हूँ। चूंकि यह कमरा लेपिस पत्थर से तैयार किया गया था, मेरी आध्यात्मिक दृष्टि केवल 1 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, बावजूद इसके कि मैं मध्य नवसृष्टा आत्मा चरण में पहुंच चुकी हूँ। मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। ये दैवीय स्वर्गीय अग्नि श्रृंखलाएं अत्यंत विशेष तरीके से बनाई गई हैं और मेरी प्राइमल आत्मा से जुड़ी हैं। यद्यपि मेरी साधना काफी बढ़ गई है और मैं श्रृंखलाओं को तोड़ सकती हूँ, ऐसा करते ही मैं तुरंत मर जाऊंगी। अब जब नियति ने हमें मिलाया, ऐसा लगता है कि आकाश ने मेरी प्रार्थना सुनी। अब मुझे अपना जीवन इस पत्थर के कमरे में व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ेगा। काले वस्त्र वाली महिला ने जायान के संदेह को दूर करने के लिए अपने अतीत का संक्षिप्त विवरण दिया, लेकिन उसकी कहानी सुनकर जायान ठोस हैरानी में पड़ गए। यदि वह सच बोल रही थी, तो उसका अतीत वास्तव में अनंत रहस्यों से भरा होना चाहिए। थोड़ी देर विचार करने के बाद जायान ने झिझकते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ चाहते हैं कि जूनियर आपके सबसे अच्छे मित्र को पत्र पहुंचाए? इतने वर्षों के बीत जाने के बाद यह असंभव नहीं कि आपका मित्र अब नहीं रहा। महिला ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। भले ही ऐसा हो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यही चाहती हूँ कि तुम दैवीय स्वर्गीय अग्नि श्रृंखलाओं की चाबी ले आओ। हम अच्छे मित्र थे। यदि कुछ भी हुआ होगा तो उन्होंने इसे अपने वंशजों को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा होगा, और यदि तुम उनके वंशजों को ढूंढो तो परिणाम वही होगा। कुछ और विचार करने के बाद जायान ने ये तर्कसंगत पाया और कोई भी तर्कहीन शब्द न कहकर उन्होंने बिना विलंब किए कदम बढ़ाए और पत्थर के मंच के चारों ओर घूमकर एक छेद खोजने लगे। जायान ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से सावधानीपूर्वक छेद की जांच की और अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने हाथ डालकर वहां एक जैद का डिब्बा पाया। जैद का ये डिब्बा प्राचीन शैली का था, हल्का पीला रंग लिए हुए, और उस पर विचित्र ज्वालाओं का नक्काशी वाला चित्र था। इन ज्वालाओं में एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दे रही थी, मानो वह आकाश की ओर गर्जना कर रहा हो। डिब्बे पर एक चमकदार सुनहरा ताबीज भी झिलमिला रहा था, जो एक हल्की रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ रहा था, जिससे जायान अपने आप असहज महसूस करने लगे और अनजाने में भौहें चढ़ा लीं। काले वस्त्र वाली महिला उत्साहित होते हुए बोली, यही वह डिब्बा है। पंथीय साधक, ताबीज को हटा दो और मुझे इसे दिखाओ। जायान ने पहले ही अपना हाथ जैद के डिब्बे पर रख दिया था और ताबीज हटाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महिला की आवाज में अनियंत्रित उत्साह सुना, उन्हें एक अवर्णनीय डर का अनुभव हुआ। थोड़ी देर झिझक के बाद जायान ने अपना हाथ डिब्बे से पीछे खींच लिया और सिर उठाया। उनकी धड़कन तेज हो गई जब उन्होंने महिला को देखा। महिला की आंखें गहरी हरी हो गईं और उसकी आकृति विकृत हो गई। पहले की गरिमा में छवि के स्थान पर अब एक भयानक और दहशत पैदा करने वाला रूप था। जैसे ही महिला ने देखा कि जायान अपना सिर उठा रहे हैं, वह चौंकी और तुरंत सामान्य स्वरूप में लौट आए। उसकी विकृत आकृति और हरी आंखें एक पल में गायब हो गईं। उसने आराम से कहा, पंथीय साधक, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? ताबीज क्यों नहीं हटाया? भूलना मत, जैद स्पिरिट वेल इस दुनिया में दुर्लभ खजाना है और मैं इसे पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। फिर भी तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? जायान ने काले वस्त्र वाली महिला की ओर देखा और फिर जैड बॉक्स पर कसा हुआ सुनहरा ताबीज देखा। उन्होंने बिना और कुछ कहे अपनी आंखें संकीर्ण की और जैड बॉक्स हाथ में लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। पंथीय साधक, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, पास मत आइए। जब महिला ने देखा कि जायान सुनहरा ताबीज लगे जैड बॉक्स के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने घबराते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। जायान ने महिला की प्रतिक्रिया देख अपनी दृष्टि कठोर और ठंडी कर ली। उन्होंने चुपचाप जैड बॉक्स उठाया और उसकी ओर बढ़ते हुए कोई औपचारिकता नहीं दिखाए। काले वस्त्र वाली महिला भय के कारण पूरी तरह पागल हो गई और तुरंत पत्थर के मंच को थप्पड़ मारकर खुद को दूर फेंकने लगी।
लेकिन इस क्रिया ने किसी प्रकार की रोक को सक्रिय कर दिया। जैसे ही वह 3 मीटर दूर पहुंची, लाल प्रकाश ने उसे घेर लिया और वापस उसकी मूल स्थिति में ला दिया। उसी समय जेड बॉक्स जायान के हाथ से उड़कर महिला की ओर गया और उड़ते समय एक सीधी स्वर की श्रृंखला छोड़ते हुए महिला के सिर की ओर बढ़ा। बॉक्स पर सुनहरा ताबीज चमकने लगा और अनगिनत सुनहरे ताबीज के अक्षर धीरे धीरे महिला की ओर गिरने लगे। नहीं, काले वस्त्र वाली महिला निराशा में चिल्लाए। उसका सुंदर रूप क्षण भर में विकृत हो गया। उसने अपने एक हाथ से शीघ्रता से चेहरे को ढक लिया और सिर अपने स्तन पर गिरा लिया। ताबीज से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करती रही। जैसे ही सुनहरे ताबीज के अक्षर महिला के कंधे पर गिरे, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक हरी धुआं की लकीर निकल गई। महिला का शरीर अत्यधिक कांपने लगा और वह एक भयानक पीड़ा के विलाप में फूट पड़ी। उसका विलाप बहुत तीखा और अजीब था, जिससे जायान का धैर्य हिल गया। वह अनजाने में पीछे कदम बढ़ाने लगे और हाथ पर ठंडी पसीने की धार महसूस की। एक हाथ में उन्होंने अपने आध्यात्मिक पशु थैले को कसकर पकड़ा और दूसरे में जैद शत्रु को मजबूती से पकड़ते हुए गंभीरता से पत्थर के मंच की ओर दृष्टि गड़ी। जैसे जैसे और ताबीज के अक्षर महिला पर गिरते गए, उसके शरीर से और अधिक हरी धुआं उठने लगी। थोड़ी देर में धुआं उसके चारों ओर फैल गया। उसका शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोशनी की चमक और विलाप रुके नहीं। कभी विलाप चीखती हुई तेज हो गई, तो कभी खुरदरी और भयंकर। यह अचानक और लगातार परिवर्तनशील विलाप दृश्य अत्यंत भयानक था। जायान घबराते हुए इसे देखते रहे। उन्होंने सांस रोकी और होठ दबाए। जैसे ही हरी धुआं उत्पन्न हुआ, कमरे में एक मछली जैसी गंध फैल गई। उसकी हर सांस उन्हें चक्कर और उल्टी का अनुभव करा रही थी, जिससे उनकी हैरानी और बढ़ गई। ये धुआं अत्यंत विषैला प्रतीत हो रहा था। कुछ ही समय बाद हरी धुआं के भीतर से दरारों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जायान चकित रह गए। इससे पहले कि उन्होंने समझा कि यह आवाजें क्या थीं, एक तेज हवा का झोंका आया। धुएं से अचानक एक गहरी हरी पंजा निकली, जो चांदी की श्रृंखलाओं में उलझी हुई थी। वह बिजली की गति से जायान की ओर तेजी से झपट पड़ी। पंजा सांप की तरह लचीला था और अचानक मुड़कर 10 मीटर तक जायान की ओर बढ़ा, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। जायान कांप गए और अपने जैद शत्रु पर पकड़ कस ली। जैसे ही उन्होंने कोई तकनीक चलाने की योजना बनाई, चांदी की श्रृंखलाओं ने पंजे को रोक दिया और कमरे में एक तीखी जलती हुई गंध फैल गई। धुएं से एक दर्दनाक कराह निकली और तेज पंजा तुरंत वापस खींच गया। जायान ने मजबूती से बंद होठों के साथ धुएं में देखा। उनका चेहरा लगातार बदल रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने 2 कदम पीछे हटा लिया। लेपिस पत्थर की दीवार उनके पीठ के पास थी। उन्होंने जैद शत्रु में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे उनके चारों ओर लाल पीली रोशनी की बाधा मोटी हो गई और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। एक चाय बनाने के समय के बराबर समय बीत जाने के बाद धुएं से एक और भयानक चीख निकली और जैड बॉक्स के सुनहरे ताबीज की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ताबीज के अक्षरों की संख्या भी कम होने लगी। जैसा कुछ भी उन्होंने देखा, जायान सोच में पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहरा ताबीज या तो भूतों या राक्षसों को रोकने में सक्षम है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित है। यह अंततः समाप्त हो जाएगा और इसे और रोकने की शक्ति नहीं रहेगी। सौभाग्यवश जायान की चिंताएं निराधार रहीं। अगले ही क्षण अंतिम चीख खत्म हो गई और धुआं स्थिर हो गया। हालांकि सुनहरे ताबीज की रोशनी अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। जायान ने सुनहरे ताबीज की ओर देखा और तुरंत उसके पास नहीं गए। उन्होंने कुछ और समय प्रतीक्षा की। जब सुनहरी रोशनी समाप्त हुई और जेड बॉक्स घने धुएं में गिर गया, जायान का चेहरा उत्सुकता और गंभीरता से हल्का हिला। उन्होंने अपने आध्यात्मिक पशु थैले को एक तरफ रखा और नई मुक्त हाथ से मंत्र चिन्ह बनाते हुए धीरे स्वर में कुछ पढ़ना शुरू किया। अगले ही क्षण उनके सामने एक अंडे के आकार की लाल अग्नि की गेंद प्रकट हुई। जैसे ही लाल अग्नि की गेंद पर एक नजर डाली, जायान ने धुएं की ओर उंगली उठाई और अग्नि की गेंद एक लाल रोशनी की तरह हरी धुएं में घुस गई। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, फट जाए। धमाका हुआ। धुआं एक तूफान की तरह उछलकर क्षण भर में बिखर गया और उसकी जगह सिर्फ जली हुई गंध ने ले ली। जैसा कि अपेक्षित था, अग्नि श्रेणी की तकनीकें विषैले चित्तकुंडल पॉइजनस चीख को नष्ट करने के सबसे प्रभावी साधन थीं। जायान वहीं खड़े रहे, गर्म हवाओं को अपने ऊपर बहते हुए महसूस करते हुए। उनकी आंखों में अजीब सी भावनाएं उठीं जब उन्होंने पत्थर के मंच की ओर देखा और धुएं के हटने के बाद वहां जो दृश्य था उसे देखा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उन्होंने सूखे स्वर में निगलते हुए रीढ़ में ठंडी झंझनाहट महसूस की। मंच पर एक मानवाकार आकृति स्थिर खड़ी थी। ये पता नहीं कि वह अभी जीवित थी या नहीं। यद्यपि इसे मानवाकार कहा जा सकता था, लेकिन उसके शरीर पर घना हरा फर ग्रीन फर था। साथ ही उसकी गंध सड़ते हुए शव जैसी थी। हालांकि जायान वास्तव में यह नहीं देख पाए कि वह क्या था। यह निश्चित रूप से मानव नहीं था। मानव रूप की तरह उसके पास केवल एक हाथ था, लेकिन वह हाथ बहुत लंबा था और उसमें गहरे काले पंजे थे। ये वही था जिसने पहले जायान पर हमला किया था। और भी ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उसके शरीर पर कई श्रृंखलाएं चेन्स लिपटी हुई थीं।
ये सिर्फ उसके पैरों और हाथ को नहीं बांध रही थी, बल्कि सीने और पीठ में भी घुस गई थी। ये पूरी तरह से बंधा हुआ था। जायान ने बिना अधिक सोच विचार किए अपने उड़ते हुए तलवारों की ओर उंगली उठाई और उन्हें राक्षस में भेज दिया। परिणामस्वरूप हल्की सी टकराहट की आवाजें आईं। हरे फर ने उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए लौटाया। जायान ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, लेकिन विशेष रूप से आश्चर्य नहीं हुआ। राक्षस पर लगे भारी प्रतिबंधों को देखकर अगर उसकी गर्दन कट जाती तो ही उन्हें आश्चर्य होता। इतनी सरल बात नहीं थी। जायान ने तलवारों को वापस बुलाया, कुछ कदम आगे बढ़े और अपनी आस्तीन हल्की तरह से हरे फर वाले राक्षस की ओर फेंकी। उसी समय उनकी आस्तीन से एक नीली प्रकाश की धुंध निकली और धीरे धीरे राक्षस को ढक लिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका असली रूप सामने आया। बालों को हटाने पर दिखाई दिया कि शरीर में केवल चमड़ी और हड्डियां बची थीं, मानो सूखा कंकाल हो। उसका आधा खुला मुंह और उसमें निकलते 1 इंच लंबे दांत देखकर भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। ये है। जायान ने उसके हरे फर की ओर देखा और फिर चेहरे की ओर। यह उन्हें हल्का परिचित लगा, मानो उन्होंने इसे पहले जेड स्लिप में देखा हो। सोचते हुए सिर झुकाने के बाद उसके नाम की झलक जायान के दिमाग में आई। उन्होंने सिर उठाया और भयभीत होकर चिल्लाए, काडावेर डेमन। उन्हें प्राचीन समय के भयावह दंत कथाओं की याद आ गई। काडावेर डेमन एक प्रकार का जियांशी था। हालांकि ये साधक द्वारा परिष्कृत शव या सामान्य जियांशी से पूरी तरह अलग था, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की गहराई से उठते थे। ये केवल अत्यंत दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में ही प्रकट होता था। इस डरावने प्राणी के रूप लेने के लिए 2 मुख्य शर्तें होती हैं। पहली, कम से कम एक नासेंट सोल साधक की लाश होनी चाहिए। मनुष्य या निम्न स्तर के साधकों की लाश पर्याप्त नहीं होती। दूसरी, लाश के पास स्वर्गीय आत्मा की जड़ें होनी चाहिए, जो लकड़ी या पृथ्वी तत्व की हों। अन्यथा ये फिर से उठने के लिए प्रकृति से समर्थन नहीं ले सकेगा। साथ ही साधक की मृत्यु में गहरा आघात या भारी क्रोध होना चाहिए। आत्मा पुनर्जन्म के मार्ग पर लौटने के लिए इच्छुक न हो और लाश के साथ बनी रहे। समय के साथ अन्य अज्ञात परिस्थितियों के पूरा होने पर आत्मा और लाश मिलकर काडावेर डेमन के रूप में प्रकट होती है। ये राक्षस आधा मानव, आधा जियांशी और आधा जियांशी, आधा भूत माना जा सकता है। न केवल इसमें सूरज की रोशनी का कमजोर बिंदु नहीं था, जो अन्य भूतों और जियांशी में होता है, बल्कि इसमें जीवित रहते समय की अधिकांश यादें और तकनीकें भी मौजूद थीं। और चूंकि यह क्रोध और आघात के साथ मरा था, ये निस्संदेह रक्तपिपासु था। इसे विशेष रूप से साधकों का शिकार करना और उनकी आत्माओं को शवग्नि कॉप्सफायर से धीरे धीरे पीड़ा पहुंचाना प्रिय था। काडावेर डेमन के प्रकट होने के बाद लंबे समय बीत चुके थे। जायान ने इसके अत्यधिक मजबूत शरीर के बारे में कहानियां याद की और हल्की निराशा महसूस की। अफवाहों के अनुसार इसे केवल सच्ची अग्नि से धीरे धीरे जलाया जा सकता है या इसकी आत्मा को निकालकर सील किया जा सकता है। काडावेर डेमन स्पष्ट रूप से मृत नहीं था। ये केवल अस्थायी रूप से अज्ञात सुनहरे ताबीज द्वारा रोका गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसे अपनी शक्ति बहाल करने में काफी समय लगेगा। ये सोचकर जायान की दृष्टि काडावेर डेमन के पास रखे जेड बॉक्स पर गई। चूंकि यह काडावेर डेमन को नियंत्रित कर रहा था और अभी तक राख में नहीं जल पाया था, इसलिए ये किसी प्रकार की सील होना चाहिए। जेड बॉक्स और सुनहरे ताबीज के निकट संबंध को देखकर यह स्पष्ट था कि बॉक्स में काडावेर डेमन की आत्मा होनी चाहिए। लेकिन इस स्थिति में काडावेर डेमन अपने शरीर को नियंत्रित कैसे कर पा रहा था? उसने जायान को जेड बॉक्स खोलने के लिए भी लगभग धोखा दिया। क्या ये संभव है कि आत्मा का निष्कर्षण अधूरा रहा और आत्मा का एक अवशेष उसके शरीर में बचा रहा? इसके अलावा काडावेर डेमन के पास जेड स्पिरिट वेल कैसे आया? क्या उसने इसे जब वह फंसा हुआ था प्राप्त किया? जायान इन सवालों पर सोचते हुए गंभीर होकर अपनी दृष्टि आसपास देखने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने अनावश्यक प्रश्नों को तिलांजलि देते हुए बाहर निकलने का तरीका ढूंढना शुरू किया। उन्हें कम से कम नासेंट सोल स्तर तक पहुंचना होगा ताकि वे सच्ची अग्नि से काडावेर डेमन को जला सकें। साथ ही इसे करने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। भले ही जायान में इसकी क्षमता हो, वह इतना व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे। वे यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना पसंद करेंगे और काडावेर डेमन को अलगाव में रहने देंगे। भविष्य में यदि कोई अनजाने साधक यहाँ प्रवेश करे, वह उनकी चिंता का विषय नहीं था, और जब कभी काडावेर डेमन यहाँ से भाग जाएगा तो पास की महान संप्रदाय इसे संभाल लेंगे। लेकिन अंततः जायान की दृष्टि फिर से जेड बॉक्स पर गिरी। कई बार सुनहरे ताबीज के साथ जेड बॉक्स को देखते हुए उन्होंने थोड़ी झिझक दिखाई। फिर उन्होंने इसे हाथ में लिया और बिना भाव बदले अपने संग्रह थैले में रख दिया। जेड बॉक्स पर सुनहरा ताबीज वास्तव में अजीब ताबीज अक्षरों को छोड़ चुका था। वह इसे बाद में ठीक से जांचने की योजना बना रहे थे, और यह कि क्या वे बॉक्स खोलेंगे, ये निर्णय उन्होंने नासेंट सोल की अवस्था पूरी होने तक टाल दिया। उस समय वे इसमें मौजूद किसी भी हानिकारक आत्मा से पूरी तरह सुरक्षित होंगे।
दिव्य डेविलबेन बिजली, रोती आत्मा का पशु और नासेंट सोल की साधना के साथ उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। जायान ने हाथ में जेड शत्रु को हिलाया और चारों ओर का प्रकाश बाधा अचानक गायब हो गई, जिससे पीली भेड़िया दिखाई दी। वह इसे पृथ्वी गति तकनीक से पत्थर के कमरे में मार्ग खोलने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। लेपिस पत्थर, भले ही दुर्लभ और कठोर हो, फिर भी पृथ्वी गति तकनीक से प्रभावित हो सकता था। ये सोचकर जायान भेड़िए को आगे बढ़ाने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि अचानक स्थिर काडावेर डेमन पर पड़ी। थोड़ा सोचते हुए उन्होंने ठंडी सांस ली और उस तक कदम बढ़ाया। उन्होंने काडावेर डेमन की टांग उठाए और नीचे की ओर देखा। गहरे गड्ढे में स्नो क्लाउड फॉक्स बैठा था, जो अब जायान की ओर दुखी आंखों से देख रहा था। जायान हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम यहाँ शरण लेने के लिए काफी बुद्धिमान हो। इसके बाद जायान ने अपना हाथ हिलाया और नीली रोशनी छोटे फॉक्स की ओर बढ़ी। सफेद फॉक्स ने तुरंत महसूस कर लिया कि हालात कतई सामान्य नहीं है और तेजी से छलांग लगाई ताकि भाग सके। लेकिन जायान की नीली रोशनी इतनी तेज थी कि उसने हवा में ही उसे पकड़ लिया। नीली रोशनी ने फॉक्स को घेर लिया और उसे तुरंत जायान की पकड़ में ला दिया। जायान ने फॉक्स की गर्दन पकड़कर उसका रुख बदलते हुए पत्थर के कमरे से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। चलते हुए वह अनायास बोले, तुम सच में जिद्दी हो। न केवल तुमने अपनी जान बचाई, बल्कि अब तक काडावेर डेमन की संगति में जीवित भी रह पाए। वास्तव में यह अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय है। जैसे ही जायान ने कहा, उनके कदम अचानक रुक गए। दिमाग में एक विचार आया और उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अचानक उन्होंने अपना हाथ हिलाया और क्रूरता से सफेद फॉक्स को पत्थर की दीवार की ओर फेंक दिया। उसी क्षण राक्षस फॉक्स की आंखों में एक अंश का क्रोध दिखाई दिया। उसके छोटे और छोटे अंग अचानक लंबाई में बढ़ गए और उसने अपने बर्फीले पंजों से जायान के सीने पर वार किया। कक्ष में एक विशाल क्लैंग गूंज उठा। जायान को गहरी चेतावनी का एहसास हुआ और सफेद आकृति धुंधली होकर दीवार की ओर फेंकी गई। अपनी रक्षा करते हुए छोटी फॉक्स ने हवा में कई बार लुढ़कते हुए अपना शरीर मोड़ा और कमरे के एक कोने में गिरकर ठहर गई। उसकी आंखों में बर्फ की तरह ठंडी दृष्टि थी और वह बिना कोई नुकसान उठाए खड़ी रही। जायान की ओर देखकर उसकी हरी आंखों में हल्की असंतोष की झलक थी। जायान ने अपने कपड़ों में पीछे छोड़ी गई बड़ी छेद वाली जगह की ओर देखा, जहां से हरी रोशनी झिलमिलाए। ये वह आंतरिक कवच था जिसे उन्होंने पहले वीर प्रताप से लूट लिया था। शाही स्केल प्लेट नष्ट हो जाने के बाद जायान ने इसे आंतरिक कवच से बदलने का निर्णय लिया था। नाम न जानते हुए भी उन्हें पता था कि यह शाही स्केल प्लेट से किसी भी तरह कमतर नहीं था। यद्यपि चालाक और भयंकर हमला जायान के लिए आश्चर्यजनक था, फिर भी यह सामान्य जादुई खजाने को भी नष्ट न कर पाने वाले कवच में प्रवेश नहीं कर सकता था। शांति वापस पाते हुए जायान ने सफेद फॉक्स की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वह परिवर्तित हमला किसी निम्न श्रेणी के राक्षस जानवर से संभव नहीं था। साथ ही उन्होंने जेड शत्रु को लहराया और अपने चारों ओर प्रकाश बाधा बनाने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें झटका लगा जब उन्होंने पाया कि जेड शत्रु पूरी तरह निष्क्रिय था। जायान ने पीली भेड़िया की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि डाली और देखा कि वह वहीं स्थिर खड़ी थी। शक्तिशाली शत्रु के सामने जायान आगे जांच नहीं कर सके और उन्होंने अपने ऊपर उड़ती हुई तलवारों को आदेश दिया कि वे उनके सामने पर्दा बनाएं। उड़ती तलवारों के सुरक्षात्मक पर्दे के साथ जायान ने थोड़ी राहत महसूस की। अगले ही क्षण जायान चौंक गए जब उन्होंने सुना कि स्नो क्लाउड फॉक्स के मुंह से मानव जैसी आवाज निकली। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी हमला किया। क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? परिचित महिला की आवाज में व्यंग्य की झलक थी और फॉक्स अचानक अपनी पिछली पैरों पर खड़ा हो गया। उसी समय राक्षस जानवर जायान की आंखों के सामने बदलने लगा। कुछ ही सांसों में सफेद फॉक्स कई गुना बड़ा हो गया और अपने पूरे फर को एक झटके में झाड़ दिया। वह एक शानदार युवती में बदल गई, जिसकी पीठ पर एक फॉक्स की पूंछ थी। जायान ने होंठ तने और शांत रहना मुश्किल हो गया। उनका पूरा चेहरा हैरानी और स्तब्धता से भर गया। यह महिला बिल्कुल वही थी जो काले वस्त्रधारी महिला थी, बस ये कि अब वह नग्न थी। उसके खुले स्तन को देखकर उसने जायान की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मेरी राक्षस फॉक्स अवतार भी कमाल की है ना? लेकिन उसकी चमकदार आंखों की गहराई में एक भी गर्माहट नहीं थी। जायान ने गहरी सांस ली और शांति वापस पाए, फिर ठंडी आवाज में कहा, तो ये तुम थी। अनायास उनकी नजर पत्थर के मंच की ओर गई और देखा कि काडावेर डेमन पूरी तरह स्थिर था। दिल में राहत पाते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि उस नवनिर्मित महिला पर डाली। ये कहना उचित था कि कोई भी राक्षस जानवर जो मानव रूप धारण कर सके, कम से कम 8वीं श्रेणी का होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने काडावेर डेमन के सफेद फॉक्स अवतार का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि उसकी साधना केवल 7वीं श्रेणी के राक्षस जानवर की थी। जायान को आश्चर्य हुआ, पर भय नहीं। हालांकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर पूरी तरह भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। गंभीर मुद्रा में उन्होंने उच्च श्रेणी की राक्षस फॉक्स के बारे में पढ़ी गई बातों को याद किया। इस स्तर की लगभग सभी राक्षस फॉक्स भ्रम तकनीकों का पूर्ण उपयोग कर सकती थीं।
कई ऐसा कर सकते थे कि समान स्तर के साधक भी उन्हें न पहचान पाते। छिपाव की उनकी क्षमता सभी राक्षस जानवरों में सर्वश्रेष्ठ में से थी। पहले जायान को इन बातों पर संदेह हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बड़ी आसानी से महिला का निरीक्षण किया था। लेकिन चून की काडावेर डायमंड में परिवर्तन करने और अपनी साधना बनाए रखने की क्षमता थी, फिर वह जेड बॉक्स के सुनहरे ताबीज को क्यों नहीं हटा सकती थी? क्या ये संभव था कि फॉक्स अभी भी सुनहरे ताबीज से डर रही थी? यदि ऐसा था, तो उसकी साधना से वह निम्न श्रेणी के साधक को पकड़कर ताबीज को निकालने पर मजबूर कर सकती थी। जायान ने भावहीन सोच में डूबकर हल्की सी कल्पना की कि यह राक्षस फॉक्स सिर्फ काडावेर डायमंड का अवतार नहीं थी। इसमें निश्चित रूप से और भी गहरा रहस्य छिपा था। ये सोचकर उन्होंने अपना शांति वापस पाया और नग्न युवती की ओर कड़ी हत्या की इच्छा के साथ देखा। जायान ने अपने ठंडे होंठ तने और गंभीर स्वर में कहा, भ्रम तकनीक। युवती मुस्कुराई, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि जायान के पास खड़े पीली भेड़िया की ओर चली गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य की हल्की झलक दिखाई दी। जायान ने देखा कि युवती इस तरह की अभिव्यक्ति दिखा रही है, तो उनका दिल एकाएक हल्का सा उठा। उन्होंने भेड़िया की ओर भी देखा और फिर अपना ध्यान जेड शत्रु पर केंद्रित किया। उनका चेहरा थोड़ा सा अस्थिर हो गया। फॉक्स के चालाक हमले को रोकने वाली प्रकाश बाधा तो उन्होंने स्वयं आदेश नहीं दी थी। क्या संभव है कि यह प्राचीन खजाने की आत्मा ने स्वतः पहल करके उनकी रक्षा की हो? इसी क्षण लाल और पीली भेड़िया के संयुक्त रूप में विशाल चांदी के भेड़िए का रहस्य जायान के मन में उभर आया और उनके हृदय में एक अजीब भारीपन उतर आया। युवती ने अपनी लंबी कमर को मोड़ा और कुछ कहने की सोच रही थी, तभी जेड शत्रु ने कंपन किया और एक लाल भेड़िया अचानक लाल रोशनी में जायान के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही यह प्रकट हुआ, लाल और पीली भेड़िया एक साथ विलीन हो गईं और उनकी ऊर्जा एक अद्भुत रोशनी में चमक उठी। जायान इस दृश्य को देखकर गहरे सदमे में थे और जेड शत्रु को कसकर पकड़ लिया, किसी भी जल्दबाजी कदम से बचते हुए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, पीली और लाल रोशनी के मिलन से चांदी का प्रकाश फूट पड़ा और उसकी सीमा से 3 मीटर ऊंचा चांदी का भेड़िया प्रकट हुआ। भेड़िया हवा में तैरते हुए फॉक्स की ओर जिज्ञासु दृष्टि से घूर रहा था। यद्यपि नग्न महिला नहीं जानती थी कि यह चांदी का भेड़िया क्या है, लेकिन किसी कारणवश उसके मन में तुरंत भय उतर गया। विशाल भेड़िए की दृष्टि में उसकी आकर्षक मुस्कान अनायास जम गई। तभी उसे समझ आया कि परिस्थितियां उसके लिए कतई अनुकूल नहीं हैं। उसकी भौहें चढ़ी और गंभीर चेहरा बनाते हुए उसने गुलाबी, सुगंधित धुंध छोड़ दी, जिसने उसके पूरे शरीर को एक क्षण में ढक लिया। गुलाबी धुंध तेजी से कमरे में फैल गई और अधिकांश क्षेत्र को घेर लिया। जायान को इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे सांस में लेने की हिम्मत नहीं की। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उन्होंने कमर पर रखी आत्मा पशु की झोली कसकर पकड़ी। चाहे राक्षस फॉक्स की तकनीक कितनी भी भयंकर क्यों न हो, जायान को विश्वास नहीं था कि ये दसियों हजार सोने के भक्षण वाले भरिंगों के हमले को सह पाएगी। लेकिन जैसे ही जायान झोली खोलने ही वाले थे, चांदी का भेड़िया ने अचानक कार्य किया, जिससे उन्हें गहरा आश्चर्य हुआ। चांदी का भेड़िया अचानक अपना मुंह खोला और मिस्ट में अनगिनत मुट्ठी आकार के चांदी के गोले फेंक दिए। इसके बाद एक चीख के साथ भेड़िया तेज चांदी की रोशनी में आगे बढ़ा। जायान इतने चौंक गए कि उन्होंने अपने सोने के भक्षण भरिंगों को बुलाना रोक दिया। अगले ही क्षण धुंध में घुसे सभी चांदी के गोले फूटने लगे। चांदी की रोशनी और गुलाबी धुंध मिलकर फॉक्स को गुस्से में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। फिर चांदी का भेड़िया धुंध में घुस गया। तुम क्या कर रहे हो? असंभव, तुम नहीं। जैसे ही फॉक्स ने कुछ अविश्वसनीय देखा, वह भय में चिल्लाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका दुख भरा चीख शांत हो गया। जायान ने धुंध की ओर देखा और उनकी दृष्टि तंग हो गई। सौभाग्य से धुंध उसकी आत्मिक ऊर्जा की कमी से धीरे धीरे गायब होने लगी और छिपा हुआ दृश्य सामने आया। जायान का चेहरा विकृत हो गया जब उसने देखा कि नग्न फॉक्स जमीन पर कांप रही थी। शरीर के आधे हिस्से को गुलाबी रोशनी और आधे हिस्से को चांदी की रोशनी घेर रही थी। दोनों रोशनियां शरीर के केंद्र में टकरा रही थीं और लगातार चिंगारियां छोड़ रही थीं, मानो वे एक दूसरे के विरोध में हों। अधिकार ग्रहण, जायान ने हड़बड़ी में चिल्लाया। चांदी की रोशनी अचानक बढ़त में आ गई और धीरे धीरे गुलाबी रोशनी के क्षेत्र पर अधिकार जमाने लगी। नहीं, युवती ने अचानक अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया और दर्द में चिल्लाई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर कांपने लगा और सफेद रोशनी की श्रृंखला में बदल गया। कुछ सेकंड बाद महिला का रूप फिर से एक सुंदर सफेद फॉक्स में बदल गया। उस समय गुलाबी रोशनी का अंतिम अंश चांदी की चमक में समा चुका था और फॉक्स की अद्भुत साधना पूरी तरह गायब हो गई। अब वह केवल अपने मूल निम्न श्रेणी के राक्षस जानवर के रूप में उपस्थित थी। सफेद फॉक्स जमीन पर पूरी तरह थकी हारी बैठ गई, लेकिन उसके चारों ओर चांदी की रोशनी केवल और अधिक तेज हो गई। जायान ने जेड शत्रु को कसकर पकड़ा और उनके चेहरे पर अनिश्चितता छा गई। ये स्पष्ट था कि चांदी का भेड़िया शरीर पर अधिकार पाने में सफल रहा था, लेकिन अब वह नहीं जानता था कि फॉक्स के शरीर में रहते हुए क्या वह इसे आगे नियंत्रित कर सकेगा या आदेश दे सकेगा। कुछ देर बाद जायान ने लंबी सांस ली।
किसी भी दृष्टिकोण से वर्तमान साधना के साथ सफेद फॉक्स कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे अभी समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हुआ कि चांदी के भेड़िए का कोई दुर्भाव उसके प्रति नहीं था। जायान हमेशा चांदी के भेड़िए के इतिहास के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही प्राचीन खजाने की आत्मा ने स्वयं पहल कर ली। ये स्पष्ट था कि चांदी के भेड़िए की अपनी गहरी कहानी थी, जैसा कि जायान ने लंबे समय से अंदाजा लगाया था। इसलिए जायान गहरे विचार में डूब गए और उनका चेहरा हल्का सा बदल गया। सफेद फॉक्स की चांदी की चमक धीरे धीरे मंद हो गई और उसने अपने 4 पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। जैसे ही वह फॉक्स के शरीर में असहज महसूस करती हुई कुछ कदम चली, वह झुककर बैठ गई। जायान इस दृश्य पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सफेद फॉक्स ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में हल्का सा चिढ़ झलकने लगी। फिर उन्होंने महिला की आवाज सुनी, क्या इतना हंसी मजाक है? मैंने अभी यह शरीर अधिग्रहित किया है, अभी तक इसका अभ्यस्त होना स्वाभाविक है। जायान ने ये सुनकर अपनी मुस्कान रोकी और नाक रगड़ते हुए मुड़मुड़ाया, तो तुम भी महिला हो? चांदी की फॉक्स ने ठंडी आवाज में कहा, खून। महिला कौन? मेरा मतलब तुमसे है। जायान ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी घूमती हुई जादुई तलवारें वापस खींच ली और फिर शांत स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पुरुष हो या महिला, मैं केवल तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। सफेद फॉक्स झुक गई और शांतिपूर्वक जायान की ओर देखती हुई बोली, मेरी उत्पत्ति? मैं क्या तुम्हारे हाथ में जैद शत्रु की प्राचीन खजाने की आत्मा नहीं हूँ? जायान ने भौहें चढ़ाई और गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि तुम खजाने की आत्मा हो, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सुना कि कोई खजाने की आत्मा शरीर अधिग्रहण करने में सक्षम हो। सफेद फॉक्स ने हल्का मुस्कान भरा मुंह किया और कैजुअली कहा, यह केवल तुम्हारी अज्ञानता को दर्शाता है। क्या मैंने पहले ये प्रदर्शित नहीं किया कि यह संभव है? जायान ने ये सुनकर कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने जैद शत्रु को उठाया और सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण करने लगे। सफेद फॉक्स की आंखों में सतर्कता झलक उठी और उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम क्या करने वाले हो? जायान ने गहरी सांस ली और शांतिपूर्वक कहा, कुछ विशेष नहीं, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने सफलतापूर्वक फॉक्स को अधिग्रहित कर लिया है, तो अब ये जैद शत्रु कितना काम का है? यदि मैं इसे तोड़ दूं तो क्या तुम्हें कोई नुकसान होगा? सफेद फॉक्स का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जायान की ओर तीव्र दृष्टि डाली, पर कुछ ही क्षणों में उसने अपनी सख्त मुद्रा छोड़ दी। फिर सफेद फॉक्स ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मेरी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। सच है, यदि तुम जैद शत्रु को तोड़ दोगे तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। आखिरकार खजाने की आत्माएं उन्हीं खजानों के साथ एक होती हैं जिनमें वे विद्यमान रहती हैं। इसके बाद फॉक्स के शरीर से सफेद रोशनी फूट पड़ी और एक विशाल दबाव वहां से फैलने लगा। जायान का दिल कांप उठा और उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सफेद फॉक्स ने जायान की ओर देखा और कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल यह असुविधाजनक लगता है कि तुमसे जानवर के रूप में बात करूं, इसलिए मैं मानव रूप में बदल रही हूं। जायान ने ये सुनकर थोड़ी आश्चर्य और हल्की राहत महसूस की। उसी क्षण सफेद फॉक्स ने एक चकाचौंध कर देने वाली चांदी की रोशनी छोड़ दी, जिससे जायान अनायास ही पीछे की ओर कुछ कदम हट गए। जब चांदी की चमक मंद हुई तो वहां एक युवा महिला प्रकट हुई, जिसकी सुंदरता मोहक थी। उसकी चमकती हरी आंखों की जगह अब साफ काली आंखें थीं, लेकिन बाकी रूप वही था जिसे उसने पहले अधिग्रहित किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी राक्षस जानवर का मानव रूप स्थायी होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। जायान भीतर ही भीतर सोच में डूबा हुआ था कि महिला ने असावधानी से अपने शरीर को ढक लिया। वह हिचकिचाते हुए बोली, क्या फेलो दाओइस्ट के पास कुछ वस्त्र हैं? मुझे इस रूप में अभ्यस्त नहीं हूं। इस पर उसका चेहरा हल्की शर्मिंदगी से भर गया। जायान थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी भंडारण झोली से कुछ अतिरिक्त वस्त्र निकालकर उसे थमाए। बहुत धन्यवाद फेलो दाओइस्ट, महिला ने कहा और वस्त्रों को अपने शरीर पर डालते हुए धीरे धीरे अपने आप को ढक लिया। जायान का चेहरा हल्का सा हिला। महिला की हर हरकत में एक अवर्णनीय गरिमा झलक रही थी, यहाँ तक कि किसी कुलीन परिवार की महिलाएं भी उसकी तुलना में पीछे रह जातीं। यह अविश्वसनीय था कि वह मूल रूप से एक चांदी की भेड़िया थी। जब उसने वस्त्र पहन लिए तो महिला ने जायान की ओर मुड़कर धीरे धीरे कहा, तुम मुझे सिल्वर मून कह सकते हो। और मेरी उत्पत्ति, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं नहीं बताना चाहती, बल्कि मैं स्वयं भी इसे याद नहीं कर सकती। तुम जानो कि जब किसी राक्षस की आत्मा को एक प्राचीन खजाने की आत्मा में बदल दिया जाता है तो उनकी चेतना फीकी पड़ जाती है और वे अपने स्वामी के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हैं। लेकिन किसी अज्ञात कारणवश एक दिन मुझे अपनी चेतना पुनः मिली और मैं कुछ यादें याद कर पाई कि मैं कभी जीवित थी। हालांकि यह थोड़ी सी मात्रा में है, फिर भी मुझे स्वतंत्र क्रियाशीलता का थोड़ा अनुभव हुआ। मैंने कमजोर स्मृति में याद किया कि मैं कभी सिल्वर मून भेड़िया कुल की सदस्य थी। इसीलिए मैंने अपने आप को सिल्वर मून वुल्फ नाम दिया, क्योंकि मुझे अपने मूल नाम की कोई याद नहीं है।
इतना कहते हुए युवा महिला ने कुछ कदम धीरे धीरे उठाए, जैसे वह अपने नए शरीर के साथ अभ्यस्त हो रही हो। जायान ने चिन्हित भाव से थोड़ी सहलाते हुए कहा, सिल्वर मून वुल्फ कुल, मेरे पास ऐसी किसी राक्षस जाति के अभिलेख नहीं हैं। सिल्वर मून ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ये केवल मेरे टूटे हुए स्मृतियों का एक अंश है। शायद मैंने गलत याद किया। जायान ने थोड़ी देर सोचा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, ठीक है, तुमने अपने अतीत की स्मृतियां खोद दी, परंतु ये किस्सा कि एक प्राचीन खजाने की आत्मा किसी अन्य शरीर को अधिग्रहित कर सकती है, क्या ये सच है कि सभी प्राचीन आत्माएं ऐसा कर सकती हैं? अगर ऐसा होता तो सृष्टि के सारे जगत में लंबे समय से अराजकता फैली होती। युवती ने ठंडी मुस्कान दी और जवाब दिया, क्या तुम वास्तव में मानते हो कि मैं मनचाहा किसी भी शरीर को आसानी से अधिग्रहित कर सकती हूँ? जायान ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए उसे घूरा, तुम्हारा क्या मतलब है? सिल्वर मून ने होठ सिकोड़ते हुए समझाया, जो तकनीक मैंने अभी इस्तेमाल की उसे सख्ती से अधिग्रहण नहीं कहा जा सकता। ये केवल हमारी सिल्वर मून भेड़िया जाति की जन्मजात शक्ति, आत्मा भक्षण है। हम अपनी प्रकट आत्माओं का उपयोग कर किसी अन्य की आत्मा पर सीधे हमला कर सकते हैं। जाहिर है, जब हम उनकी आत्मा भक्षण कर लेते हैं तो थोड़े समय के लिए उस नए शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, अन्यथा हमारी आत्मा उस शरीर के साथ विलीन हो जाएगी और हम अपने स्वयं के शरीर में लौट नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये क्षमता एक दोधारी तलवार की तरह है। हमारी आत्मिक दृष्टि अन्य भेड़िया कुलों की तुलना में विशेष नहीं है। अगर हम किसी अधिक शक्तिशाली आत्मिक दृष्टि वाले विरोधी से टकराएं तो हमारी जान संकट में पड़ सकती है। इसलिए कोई भी इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करता, परंतु मेरे जैसे बिना शरीर वाली किसी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जायान ने उसकी आंखों में देखा और कुछ असामान्य न पाया। उसने संदेह भरी आवाज में पूछा, 4 पुतली वाली फॉक्स, क्या वह स्नो क्लाउड फॉक्स नहीं थी? उसका नाम जन्मजात शैतानी पुतली केवल तब प्रकट होता है जब उसकी साधना उच्च सफलता चरण पर पहुंचती है। हमारी सिल्वर मून भेड़िया आत्मा भक्षण की तुलना में उनकी शक्ति मजाक है, परंतु उनके रूप में सामान्य स्नो क्लाउड फॉक्स जैसी उपस्थिति होने पर भी जब उन्होंने अपनी तकनीक पूरी तरह इस्तेमाल की तो मैंने तुरंत पहचान लिया। सिल्वर मून ने हल्की मुस्कान दी और अनायास ही मोहकता प्रदर्शित की। जायान ने होठ सिकोड़ते हुए अपनी सबसे प्रमुख जिज्ञासा पूछी, राक्षस फॉक्स की साधना तो 7वें स्तर के राक्षस जानवर जैसी थी, क्या इसे उच्च सफलता चरण नहीं माना जाता? और जब वह अभी तक रूपांतरण चरण में नहीं था तो मानव रूप लेने में सक्षम कैसे था? इसके अलावा फॉक्स की साधना अचानक कैसे इतनी बदल गई? क्या ये सच है कि तुम और फॉक्स इस शरीर की असली साधना को छुपा रहे थे? सिल्वर मून ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, फेलो दाओइस्ट, तुम्हारे पास तो अनेक प्रश्न हैं, परंतु मैं अनगिनत वर्षों से किसी से बात नहीं कर रही थी, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि फॉक्स रूपांतरित कैसे हुआ। मेरा अनुमान है कि कार्डेवर डेमन ने देखा कि स्थिति उसके लिए नुकसानदेह है और उसने तकनीक का उपयोग करके अपनी साधना का एक अंश फॉक्स पर जबरदस्ती स्थानांतरित कर दिया। इससे फॉक्स की साधना इतनी बढ़ गई। 4 पुतली वाली फॉक्स की असली साधना अब भी वास्तविक निम्न श्रेणी के भेड़िया जैसी है। इसके अलावा कार्डेवर डेमन अपने शरीर से दूर नहीं जा सकता था क्योंकि कमरे की सीमाएं थीं। जहां तक मेरी मानव रूप की बात है वह मुख्यतः इसलिए है कि मैं गुप्त तकनीकों का उपयोग करके अपनी साधना को 8वें स्तर के राक्षस तक बढ़ा रही हूं, परंतु मेरी साधना धीरे धीरे कम होगी और मैं फिर भेड़िया रूप में बदल जाऊंगी। इस तकनीक का पुनः उपयोग कम से कम 1 महीने में ही संभव होगा। इतना कहने के बाद जायान ने आगे प्रश्न नहीं किया। उसने सिर झुकाया और लंबे समय तक विचार किया। थोड़ी देर बाद उसने तटस्थ स्वर में कहा, हालांकि इससे मेरी सभी शंकाएं दूर नहीं हुई, परंतु अब मैं सामान्य समझ बना पाया हूं। परंतु फेलो दाओइस्ट सिल्वर मून, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम उस शरीर के साथ क्या करने की योजना बनाती हो? सिल्वर मून ने रहस्यमय मुस्कान दी और हंसते हुए पूछा, अगर मैं कह दूं कि मैं इसका उपयोग साधना करने के लिए करने वाली हूं तो फेलो दाओइस्ट मुझे मार देंगे। जायान ने सीधे सिल्वर मून की प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और केवल अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आज तुमने और पहले जब हम हीवनवॉइड हॉल में मिले थे तब जो तकनीकें और शक्तियां तुमने दिखाई उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जानबूझकर मुझे ये जेड छड़ी हासिल करने दिया था। क्या ये सही है? सिल्वर मून थोड़ी देर के लिए चकित हो गई और फिर उसकी आंखों में चमक के साथ मुस्कान उभर आई। उसने कहा, जैसे कि मैं जेड सेप्टर की उपकरण आत्मा हूं, मुझे हीवनवॉइड हॉल से स्वयं बाहर निकलने का अधिक अवसर नहीं मिला। मुझे किसी साधक की आवश्यकता थी कि वह मुझे बाहर ले जाए। उस दिन मैंने पकड़ से बचने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, और जब हीवनवॉइड कड़ाही से बाहर निकलने के बाद मेरी साधना काफी घट गई थी, तब भी मेरी पूरी प्रतिरोध क्षमता एक नासेंट सोल साधक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अंततः यह मेरे लिए बेहतर था कि मैं किसी कोर फॉर्मेशन साधक के हाथ में गिर जाऊं। जायान ने कुछ क्षण अपने मन में बड़बड़ाया और फिर गंभीर स्वर में पूछा, उस दिन वहां केवल मैं ही कोर फॉर्मेशन साधक नहीं था, तुम अन्य 2 के हाथ में क्यों नहीं गई? क्या तुमने जानबूझकर मुझे चुना था?
सिल्वर मून का हृदय हल्का सा हिला और उसने पूछा, क्या तुम युवा वुकुल के उस युवक और उस भूत दाव साधक के बारे में कह रहे हो जो तुम्हें हीवनवॉइड कड़ाही के लिए मारने की योजना बना रहा था? बिल्कुल वही, जायान ने उत्तर दिया। सिल्वर मून ने होंठ सिकोड़ते हुए मीठी मुस्कान दी और कहा, मैंने उन्हें केवल अस्वीकार्य पाया। एक में भूत की शक्ति और अजीबता थी और दूसरा को प्राकृतिक और कुरूप था। जबकि तुम्हारा व्यक्तित्व भव्य नहीं था, तुम्हारी उपस्थिति देखने में कुछ हद तक आकर्षक थी। क्या ये कारण तुम्हें स्वीकार्य हैं? उसने ये कहकर एक मिश्रित गंभीर और मजाकिया भाव व्यक्त किया। जायान ने अपने भीतर एक अजीब भावना महसूस की, यह नहीं जानते हुए कि हंसना चाहिए या गंभीर होना चाहिए। चूंकि फेलो दाओइस्ट इस विषय पर बोलने के इच्छुक नहीं है, मैं अधिक नहीं पूछूंगी क्योंकि मेरे पास एक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या तुम मेरी गतिविधियों को इन वर्षों के दौरान मेरे भंडारण झोली के भीतर से देख पाए हो? जायान का प्रश्न बर्फीले स्वर में था, जिससे कमरे का तापमान तुरंत गिर गया। सिल्वर मून की मुस्कान गायब हो गई और उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ये सही है। चाहे वह ब्रदर जायान की तकनीकें हों या जादुई खजाने, मैंने सब कुछ देखा है। मुझे तुम्हारी छोटी, स्वर्ग विरोधी बोतल की भी जानकारी है। हालांकि जायान ने आंशिक रूप से इसका अनुमान लगाया था, लेकिन ये सुनकर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने युवा महिला की ओर बर्फ की तरह की दृष्टि डाली, मानो किसी उत्तर की योजना बना रहा हो। सिल्वर मून ने उसकी बर्फीली दृष्टि को नजरअंदाज किया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या फेलो दाओइस्ट जायान मुझे मारने का विचार कर रहे हैं? आखिर यदि किसी साधक कुल को ये ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्वर्ग विरोधी वस्तु अस्तित्व में है, तो ब्रदर जायान निश्चित रूप से भयंकर संकट में पड़ेंगे। ये सुनकर जायान की आंखें संकीर्ण हो गईं और उसकी दृष्टि तेज धार वाली तलवार की तरह हो गई। उसने शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ बर्फीले स्वर में कहा, चूंकि फेलो दाओइस्ट सिल्वर मून इस बात से पूरी तरह अवगत है और इतनी खुलकर इसका जिक्र करती है, क्या तुम नहीं डरती कि मैं तुम्हारे जुड़े खजाने को नष्ट कर दूं? यदि तुम मर जाओगी, तो कोई भी रहस्य लीक नहीं होगा। या क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? सिल्वर मून ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं और जादुई खजानों के साथ और इस शरीर से मेरी अपरिचितता को देखते हुए मैं शायद तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाऊंगी। और आत्मा भक्षण के माध्यम से इस शरीर पर अधिकार प्राप्त करने के बाद मेरी साधना काफी घट गई। यदि हम लड़ते, तो मेरी जीत की संभावना केवल 30% होती, अगर उदार होकर देखा जाए। इसके अलावा मेरा संबंधित खजाना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे आदेश पर क्षण भर में गायब हो सकती हूँ। जायान ने बर्फीली नाक भौं से ऊंचा उठाते हुए ठंडी आवाज में केवल धूसर ध्वनि निकाली, लेकिन युवा महिला ने इसके बावजूद बिना किसी चिंता के विस्तार से समझाया, मैं अत्यंत संतुष्ट हूं कि फेलो दाओइस्ट जायान ने मुझे अब तक बिना मारे सहन किया। भले ही तुम शौर्यवान नायक न हो, फिर भी स्पष्ट रूप से समझदार व्यक्ति हो। यदि मैंने डेमन फॉक्स के हमले को अवरुद्ध न किया होता, तो ब्रदर जायान शायद मुझे इतनी सारी बातें कहने का अवसर ही नहीं देते। जायान ने इसे नकारा नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक स्वीकार किया, अगर मैं तुम्हें अवसर दूं भी, और यदि तुम मुझे आश्वस्त नहीं कर पाओगी, तब भी मैं कार्रवाई करूंगा। मैं किसी भी हालत में बोतल के रहस्य को लीक नहीं होने दूंगा। सिल्वर मून ने प्रशंसात्मक भाव के साथ समझाया, ठीक है। ब्रदर जायान के शब्द मेरी भविष्यवाणियों के अनुसार हैं। यदि फेलो दाओइस्ट जायान निर्दयी और निर्णायक नहीं होते, तो आप इतनी दूर साधना की राह में नहीं पहुंचते और मैं निश्चित रूप से आपको बचाने के लिए कदम नहीं उठाती। आखिरकार, मैं किसी मास्टर को पहचानने के तुरंत बाद त्यागा नहीं जाना चाहती। जायान थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह हंसी के मिश्रण के साथ बोला, मास्टर को पहचानना? इसका क्या मतलब है? क्या तुम वास्तव में मानती हो कि मैं तुम्हें केवल कुछ शब्दों के लिए छोड़ दूंगा? महिला की आंखों में चमक फिर से जागी और उसने विस्तार से समझाया, बिल्कुल, यह इतना सरल नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारे बाम्बू क्लाउड स्वार्म तलवारों के सेट में कोई उपकरण आत्मा नहीं है। मैं अस्थायी रूप से अपनी मुख्य आत्मा को ज़ेड सेप्टर से तुम्हारी बाम्बू तलवारों में स्थानांतरित कर सकती हूँ। इस प्रकार तुम्हारी उड़ती तलवारें बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी और तुम केवल एक सोच से मेरी जान ले सकते हो। ये तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार, मैं तुम्हारी उपकरण आत्मा बनकर तुम में यदि थोड़ी भी शत्रुता होगी, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही, मेरा मांस शरीर मेरी मुख्य आत्मा से बहुत दूर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे छोड़ने का डर नहीं रहेगा। जायान ने भौहें चढ़ाईं और लंबी सोच के बाद निष्क्रिय स्वर में पूछा, क्या उपकरण आत्माएं अपने मुख्य शरीर को बदल सकती हैं? यदि ऐसा संभव है, तो तुम मेरी उपकरण आत्मा बनने के लिए तैयार क्यों हो? ये केवल इसलिए तो नहीं कि मैं तुम्हें हीवनवॉइड हॉल से बाहर लाया। युवा महिला ने धीरे से लंबी सांस ली और कहा, अन्य उपकरण आत्माओं में कोई चेतना नहीं होती और वे अपने खजाने को बदलने में असमर्थ होती हैं। पर मैं अलग हूँ। जब तक हम दोनों सहमत हैं, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। स्वाभाविक रूप से, यदि मैं अपने खजाने को बदलूंगी, तो मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी, पर यह अवश्यंभावी है। मेरी मंशा के रूप में, मैं अनंत काल तक उपकरण आत्मा नहीं रहना चाहती।
मैं केवल अभी तुम्हारी उपकरण आत्मा बनने को तैयार हूं ताकि भविष्य में मैं वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं। जायान का हृदय हल्का हुआ और उसका चेहरा शिथिल हो गया। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चाहे तुम सच कह रही हो या नहीं, फिलहाल मेरे पास तुम्हें नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका यही है। और चूंकि तुमने स्वयं मेरी उपकरण आत्मा बनने की पहल की है, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मैं तुम्हारे शरीर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाऊंगा। अचानक उपकरण आत्मा का स्थानांतरण करना संभव नहीं है। मुझे पहले स्वयं को तैयार करना होगा। ओह हाँ, जब तुम उस शरीर में हो तो तुम अपने मुख्य खजाने से कितनी दूरी तक रह सकती हो। सिल्वर मून जायान के उसके अनुरोध को स्वीकार करने पर स्पष्ट रूप से प्रसन्न दिखाई दी और उसने आज्ञाकारी स्वर में उत्तर दिया, फिलहाल मुझे तुमसे 50 किलोमीटर के भीतर रहना होगा, लेकिन जल्द ही इस डेमन फॉक्स की साधना बढ़ेगी और इसके साथ साथ यह सीमा भी बढ़ जानी चाहिए। जायान ने सावधानीपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए पूछा, यदि तुम इस सीमा से अधिक दूर चली जाओ तो क्या होगा? सिल्वर मून ने शांत स्वर में समझाया, यदि सीमा पार हो जाती है तो मेरी आत्मा अपने निवास खजाने द्वारा बुला ली जाएगी और मुझे वापस खींच लिया जाएगा। लेकिन फेलो दाओइस्ट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इससे मुझे कोई असुविधा होगी। मुझे एक गुप्त तकनीक ज्ञात है जो मेरे शरीर को सुरक्षित रूप से एक स्पिरिट बीस्ट पाउच में सील करने की अनुमति देती है। जब तक तुम इस तकनीक का अभ्यास करोगे और आदेश दोगे, मैं अपनी इच्छा से पाउच में प्रवेश और बाहर आ सकूंगी। और जब तुम किसी शत्रु का सामना करोगे तो मैं परिस्थिति के अनुसार तुम्हारी उपकरण आत्मा या इस लोमड़ी के रूप में प्रकट हो सकती हूँ। सिल्वर मून के उत्तर से जायान संतुष्ट प्रतीत हुआ और उसने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं पहले। लेकिन अचानक सिल्वर मून का चेहरा बदल गया और उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ठीक नहीं है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैं इस शरीर को और बनाए नहीं रख सकती। चांदी की रोशनी की एक धड़कन के साथ उसका शरीर जायान की आंखों के सामने सिकुड़ गया और फिर से एक छोटी सफेद लोमड़ी में बदल गया, जो अभी भी जायान के बड़े कपड़ों में लिपटी हुई थी। ये देखकर जायान कड़वी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मंत्र मुद्रा बनाए और कई नीली रोशनियों की धाराएं सफेद लोमड़ी के शरीर में भेज दी, जिससे उस पर अपने प्रतिबंध स्थापित कर दिए। इसके बाद जायान ने लोमड़ी को उसकी गर्दन से उठाते हुए कहा, जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड शिष्यों को सौंप दूंगा। फिर जब हम अलग होंगे तुम स्वयं चुपचाप निकल जाना। कुछ कंडेंसेशन साधकों से बच निकलना तुम्हारे लिए बेहद आसान होना चाहिए। मैं रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सफेद लोमड़ी ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। लेकिन ब्रदर जायान, इस कैडावर डेमन का क्या करेंगे? जायान ने हरे बालों वाले कैडावर डेमन की ओर देखा और सहज स्वर में कहा, पहले मैं देखूंगा कि क्या गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स इसे नष्ट कर सकती हैं। यदि यह संभव नहीं हुआ तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। वैसे भी परिणाम चाहे जो हो, मैं उस जेड बॉक्स को ले जाऊंगा जिसमें इसकी मुख्य आत्मा है। बाद में यह कोई बड़ा खतरा नहीं बन पाएगा। इसके बाद उसने अपनी कमर थपथपाई और स्पिरिट बीस्ट पाउच को हवा में उछाल दिया, जिससे काले धब्बेदार अनगिनत गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स निकलकर कैडावर डेमन को घेरने लगीं। कमरे में बीटल्स के कुतरने की आवाजें फैल गईं, लेकिन जल्द ही जायान ने देखा कि कुछ बीटल्स अचानक पीठ के बल गिरकर मर गईं और उनका त्रिरंगी कवच तुरंत गहरे हरे रंग में बदल गया। जायान ने हल्की भान सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, क्या भयानक जहर है। और थोड़ी देर के बाद उसने बीटल्स को वापस पाउच में बुला लिया। सफेद लोमड़ी ने कुछ समय विचार करने के बाद कहा, कैडावर डेमन का सड़न जहर भले ही भूमि के 10 सबसे घातक विषयों में न हो, लेकिन तुम्हारी अधूरी गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स इसे सहन नहीं कर सकती। जायान ने ठंडी सांस लेते हुए कैडावर डेमन की ओर देखा और समझ गया कि यदि वह इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी अधिकांश बीटल्स मर जाएंगी, और वह इतना बड़ा नुकसान किसी व्यर्थ प्रयास के लिए नहीं उठाना चाहता था। चलो चलते हैं, जायान ने बिना किसी झिझक के कहा। सफेद लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा, यही एकमात्र विकल्प लगता है। शायद भविष्य में कैडावर डेमन का कोई उपयोग हो। इतना कहते ही सफेद लोमड़ी से एक अजीब रोशनी चमकी और उसके शरीर से एक पीले भेड़िए का सिर बाहर निकला। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और दोनों को पीली रोशनी में ढक लिया, और अगले ही क्षण जायान और सफेद लोमड़ी कमरे से गायब हो गए। उधर सीनियर मार्शल ब्रदर वांग और बाकी 3 ची कंडेंसेशन साधक चट्टान के बाहर चिंतित खड़े थे। पृथ्वी गति तकनीक का उपयोग न कर पाने के कारण वे केवल जायान के लौटने का इंतजार कर सकते थे। कुई हुआन अधीर होकर बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर, क्या आपको लगता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर जायान सफल हुआ? बाकी दोनों भी उत्सुकता से वांग की ओर देखने लगे। वांग ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कहना कठिन है। जायान की 10वीं परत की साधना के साथ उसके लिए डेमन फॉक्स का पीछा करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उसके पास एक प्रभावशाली जादुई उपकरण है। शायद वह हमें सुखद आश्चर्य दे, पर कोई भी परिणाम आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को निराश भाव से देखने लगे।
ठिगने और मोटे युवक ने आह भरी और अपने घायल हाथ को हिलाया, लेकिन तभी चट्टान से अचानक पीली रोशनी चमकी और जायान अपने हाथ में एक छोटी लोमड़ी लिए प्रकट हो गया। जूनियर मार्शल ब्रदर जायान, तुम सच में लोमड़ी को पकड़ लाए? चारों साधक उत्साह से बोल उठे। जायान मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं था। लोमड़ी बहुत चालाक थी और पहाड़ के भीतर कई बार चक्कर लगाती रही। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त न हुई होती तो शायद मैं उसे इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाता। ये कहते हुए उसने सफेद लोमड़ी को कुई हुआन की ओर उछाल दिया। कुई हुआन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत ही उत्साह से उसे पकड़ लिया। ठिगने और मोटे युवक ने जल्दी से चेतावनी दी, जूनियर मार्शल ब्रदर कुई, सावधान रहना, इसे भागने मत देना। कुई हुआन ने सफेद लोमड़ी को ऊपर उठाते हुए आत्मविश्वास से उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी रखूंगा। इसके बाद उसने अपने स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा और एक गहरे हरे रंग का छोटा बैग निकालकर जल्दी से उस छोटी लोमड़ी को उसके अंदर डाल दिया। कुई हुआन ने तुरंत पाउच को कसकर बांध दिया और गर्व से हंसते हुए बोला, हे, अब इस पाउच से कैसे भागोगी, छोटी लोमड़ी? जायान ने उस छोटे पाउच पर एक नजर डाली, लेकिन ये देखकर कि वह केवल एक निम्न स्तर का स्पिरिट टूल था, उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने भी पाउच में बंद लोमड़ी पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह जायान की ओर मुड़कर सौहार्दपूर्ण स्वर में बोले, हम केवल जूनियर मार्शल ब्रदर जायान की बदौलत ही इस डेमन फॉक्स को पकड़ पाए हैं। चूंकि हम बेईमान नहीं हैं, इसलिए जो भी कीमत हमें इस लोमड़ी से मिलेगी उसका 1/3 हिस्सा हम जायान को देंगे और बाकी हम चारों में बराबर बांट लेंगे। तुम्हें कैसा लगता है? जायान मुस्कुराया। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग के व्यवहार से साफ लग रहा था कि वह सच में उससे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए जायान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर कहा, चूंकि ब्रदर वांग ने निर्णय ले लिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि बाकी तीनों को कम स्पिरिट स्टोन्स मिलने का थोड़ा अफसोस था, लेकिन वे जानते थे कि अगर जायान की मदद न होती तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती, इसलिए किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। कुछ देर तक जायान ने उनसे औपचारिक बातें की और फिर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से विदा ले ली। जायान के सेक्ट की ओर लौटने के बाद बाकी चारों ने सोचा कि मौका अच्छा है, इसलिए वे सीधे ड्रीमक्लाउड पर्वतों के केंद्र में स्थित बाजार नगर की ओर चल पड़े, क्योंकि वहां तीनों सेक्ट के शिष्य सबसे अधिक आते जाते थे और उन्हें विश्वास था कि वहां स्नोक्लाउड फॉक्स की सबसे ऊंची कीमत मिलेगी। चारों प्रसन्न मन से दलदल से निकल पड़े। उधर जायान ज्यादा दूर नहीं गया और पास के एक छोटे पहाड़ पर उतरकर एक समतल चट्टान पर पद्मासन में बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में जैद सेप्टर था ताकि समय आने पर सफेद लोमड़ी उसे ढूंढ सके। करीब 1 घंटे बाद जायान की अभिव्यक्ति बदली और उसने आंखें खोल दीं। उसी समय धरती से पीली रोशनी निकली और सफेद लोमड़ी प्रकट हो गई। जायान ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम तो काफी जल्दी आ गई। सफेद लोमड़ी ने सिर उठाकर हंसते हुए कहा, मैं तेज नहीं हूं, बस उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए एक निम्न स्तर का स्पिरिट टूल इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें कम आंका गया। मुझे डर है कि उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं चला होगा कि मैं गायब हो चुकी हूं। जायान ने भावहीन स्वर में कहा, लेकिन अब ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की मेहनत व्यर्थ चली गई होगी। समय आने पर मुझे उन्हें थोड़ा मुआवजा देना चाहिए। सफेद लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो वे इस विपत्ति से भी लाभ ही पाएंगे। जायान ने कहा, ठीक है, अब बेकार की बातें छोड़ो, अपने आकार को छोटा करो और अभी के लिए मेरी आस्तीन में छिप जाओ, हमें वापस जाना है। ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीन झटकी। सफेद लोमड़ी बिना कुछ कहे चांदी की चमक में सिकुड़ गई और सफेद धुंध की तरह उड़कर जायान की आस्तीन में समा गई। क्योंकि जायान ने उसके शरीर पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, उसे किसी भी कपट की चिंता नहीं थी और वह निश्चिंत होकर वापस उड़ चला। अपनी गुफा में लौटने के बजाय वह पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के मुख्य पर्वत के बाजार नगर में उतरा, क्योंकि वहां उसे वे सामग्री मिल सकती थी जिनसे वह उपकरण आत्मा का निवास स्थान बदलने की तैयारी कर सके। उसे जल्दी करनी थी, क्योंकि हर बीतता दिन जब तक सिल्वर मून एक स्वतंत्र उपकरण आत्मा बनी रहती, उसे बेचैनी महसूस होती। जायान ने बिना किसी परेशानी के सामग्री खरीद ली। उसने एक दुकान से सभी चीजें एक साथ खरीद लीं। हालांकि ये सामग्री दुर्लभ थी, लेकिन इतनी भी कीमती नहीं थी कि कोई उससे सवाल करता। सामग्री और सफेद लोमड़ी के साथ जायान संतुष्ट होकर मेडिसिन गार्डन लौट आया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि प्रतिबंधों के बाहर 2 लोग खड़े हैं। उनमें से एक कुई हुआन था, जो घबराया हुआ लग रहा था, और दूसरा उदास चेहरे वाला सीनियर मार्शल ब्रदर वांग था। उन्हें देखकर जायान ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि वह समझ गया था कि वे क्यों आए हैं, लेकिन वह अनजान बनने का अभिनय करते हुए उनके पास उतरा। जायान को देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और शर्मिंदा भाव से खड़े रहे। जायान आगे बढ़ा और शांत स्वर में पूछा, फेलो दाओइस्ट्स, आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या आपने स्नोक्लाउड फॉक्स बेच दी? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि हमने ब्रदर जायान को निराश किया है। जायान ने ठुड्डी सहलाते हुए पूछा, ओह, क्या हुआ? क्या स्नोक्लाउड फॉक्स के साथ कोई घटना हो गई?
कुई हुआन ने आंखें चौड़ी करते हुए हैरानी से पूछा, जूनियर मार्शल ब्रदर जायान, आपको कैसे पता? जायान हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हमारे बीच केवल डेमन फॉक्स का ही व्यापारिक संबंध है, तो और क्या वजह हो सकती है कि आप यहाँ आए हों? ये सुनकर कुई हुआन निरुत्तर रह गया और उसके बगल में खड़े सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने आह भरते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर जायान सच में बहुत बुद्धिमान हैं। सच यह है कि स्नोक्लाउड फॉक्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। हम उसे जल्द से जल्द बेचने के लिए सीधे बाजार नगर की ओर जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अजीब बेचैनी हुई, इसलिए मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर कुई से कहा कि बैग खोलकर लोमड़ी को दिखाए। और परिणाम, ये कहते हुए वह रुक गया और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। कुई हुआन झुंझलाते हुए जल्दी से बोला, और परिणाम ये हुआ कि हमने देखा कि डेमन फॉक्स किसी तरह बिना कोई निशान छोड़े भाग चुकी थी। ये सच में अविश्वसनीय था।